गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ ऑडिट नोटबुक। इससे पहले भी हमने अलग अलग स्टेप पढ़े थे ऑडिटिंग से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद किस तरह से ऑडिट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम क्रिएट कैसे करते हैं कि किसका क्या काम होगा, कौन करेगा और कितने टाइम पीरियड में हमको ये पर्टिकुलर वर्क जो है वो कंप्लीट करनी है। और उसके लिए अलग अलग हमने क्या बनाए थे, प्रॉपर फॉर्मेट भी समझे थे कि पर्टिकुलर किस तरह के फॉर्मेट बनाना है जिससे क्लियर हो सके कि हमने कौन से जो बुक्स हैं अकाउंट से रिलेटेड वो चेक कर लिए हैं और कौन से नहीं किए हैं। प्लस दूसरी और कंडीशंस को उसमें प्रॉपर मेंशन करना जिससे कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमने समझा था ऑडिट फाइल को। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट और सेकंड होता है करंट। अब इसी में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या होता है? जनरली ऑडिट नोटबुक एक तरह की बुक होती है या आप कह सकते हैं डायरी होती है या पॉकेट बुक जैसी होती है, जिसे जो ऑडिटर है वो हमेशा अपने साथ में रखता है। और पर्टिकुलर अगर वो कई कंपनी में काम करता है तो हर एक कंपनी के लिए वो क्या करता है, अलग अलग ऑडिट बुक नोटबुक बना के रखता है। अब ये ऑडिट नोटबुक जनरली क्यों बनाया जाता है? वो इसके लिए बनाया जाता है जिससे कि जब वो ऑडिटिंग का काम करते रहें और उससे रिलेटेड उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो उसे क्या कर सके, पर्टिकुलर उस बुक में नोट कर सके। क्योंकि हर एक चीज़ को वो याद रख सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर वो कई कंपनीज़ में एक साथ ऑडिट करता है तो उस कंडीशन में एक कंपनी की चीज़ दूसरे में क्या हो सकती है, मर्ज हो सकती है। तो इन सारी गलतफहमी या दूसरी कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करता है, इस तरह के नोटबुक बना के रखता है और उसमें जो भी कंडीशन है उसको क्या करता है, प्रॉपर उसकी एंट्री कर देता है। अब इसमें वो क्या क्या एंट्री करता है? सबसे पहले तो नेम ऑफ द बिज़नेस लिखता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लिखता है, नेचर ऑफ बिज़नेस लिखता है, फिर उसके बाद एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों की डिटेल लिखता है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उससे रिलेटेड सारी कंडीशन को मेंशन करता है। फिर लिस्ट लिखता है कौन कौन सी बुक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मेंटेन करती है अकाउंट से रिलेटेड। फिर मेथड क्या फॉलो करना है और भी अलग अलग जितनी भी कंडीशन है उससे रिलेटेड वो क्या करता है, जो भी नोट्स उसको मिलते जाते हैं ऑडिटर क्या करता है, उन नोट्स को प्रॉपर वे पे इसमें लिखते जाता है। फिर उसके बाद जो उसकी फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड पेपर, फिर दूसरे और भी जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मीन्स लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर, रिसीप्ट्स, ऑडिट वर्क से रिलेटेड प्रोग्रेस क्या क्या हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से इनकम्प्लीट हैं उनको भी मेंशन करना। फिर कहीं पे कोई पर्टिकुलर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसको मेंशन करना, या बाद में आप अगर उसको सॉल्व करने वाले हो तो पर्टिकुलर उसको हाईलाइट करके लिखना कि इसमें ये चीज़ें फिर से क्या करनी है, चेक करनी है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे पे जो भी आपको उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिटर्न में रख सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो क्या है, एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स मान लो कोई आपके खिलाफ़ केस कर देता है या कंपनी ही आपके खिलाफ़ केस कर देती है तो उस कंडीशन में ये प्रूफ एज अ प्रूफ काम आता है कि नहीं, मैंने सारी चीज़ें सही तरीके से की थी और सारी चीज़ें मेरे पास इस जो भी आपकी नोटबुक है उसमें मेंशन है। इवन किसी तरह का कैलकुलेशन वगैरह भी आप अगर करते हैं या किसी तरह के डेप्रिसिएशन की कंडीशन में चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसके मेथड, उसके कंडीशन, उसके चेंजेस के कंडीशन, इन सारी चीज़ों को भी आप क्या करते हैं, इस नोटबुक में मेंशन करते हैं। तो क्या होता है इससे कि आप क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने किस कंडीशन में ये सारी चीज़ें अप्लाई की। प्लस वैसे ही शेयर में या कैपिटल में किसी तरह के फॉर्मूलेशन में चेंजेस करनी है तो वो सारी कंडीशन भी आप इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं प्रॉपर अपने नोटबुक में प्रेजेंट करते हैं, तो जिससे ये आपको हमेशा याद रहता है और एज अ प्रूफ क्या आता है,
काम आता है। इट हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, मीन्स ऑडिट वर्क जब आप दूसरी जगह भी करते हैं तो भी ये प्लानिंग आपके काम में आती है, और अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो फिर से आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। जो जैसे मैंने बताई थी, फाइल दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक करेंट। तो इसी नोटबुक को क्या कर सकते हैं, एज अ फिक्स्ड फाइल हम क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में फिर जब अगली बार उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो ये इतना काम जो है आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर रिकॉर्ड्स हेल्पफुल मैटर्स, मीन्स जो भी मैटर आपने कलेक्ट करके रखे हैं वो एज अ रिकॉर्ड आपके पास ही रहेंगे और आपके वर्क को क्या करेंगे, और ज़्यादा एफिशिएंट करेंगे। फिर ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क इंक्रीज़ करती है। फिर फ्री फ्रॉम डेंजर, मीन्स किसी भी तरह के डेंजर से हमको बचाने में ये क्या करती है, मदद भी करती है। अब इसके क्या हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये क्या करता है, जो ऑडिटर है कई बार इसका गलत यूज़ भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको ध्यान में रखना होगा कि ये किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए और उसके थ्रू इसका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आपको क्या बना के रखना है, सीक्रेट बना के रखना है, किसी भी और के हाथ में गलती से ये सारी चीज़ें नहीं जानी चाहिए। प्लस ये जो आप नोटबुक बनाते हैं ये ना कंपनी के किसी क्लाइंट के हाथ में लगनी चाहिए, ना किसी एम्प्लॉय के हाथ में लगनी चाहिए, ना आपके अंडर में काम करने वाले स्टाफ के हाथ में लगनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह का इसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर करें तो वो हमारे लिए क्या होगा, सही होगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका सही यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर मीन्स इसमें क्या किस किस तरह के हम पेपर्स हैं, या आप कह सकते हो प्रपत्र हैं, जो हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मीन्स जब भी हमको ऑडिट करना रहता है तो उसके पहले हम जो पेपर्स कलेक्ट करते हैं वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट तो ऑडिट प्रोग्राम, जैसे मैंने पिछली बार में आपको पूरा समझा दिया था कि पूरी लिस्ट बना लेना कि आपको अपना वर्क कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन मिलके कंप्लीट करेगा, किसकी ज़रूरत पड़ेगी और किस टाइम आवर में, यानी कितना टाइम पीरियड में आप पर्टिकुलर उसको ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद ऑडिट नोटबुक आपके पास में होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर सारी एंट्रीज़ हों और जिसका आप पूरा यूटिलाइजेशन कर सकें, क्योंकि हर एक चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी क्रेडिटर्स और डेप्टर्स हैं उनकी लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर की पूरी कॉपी या लिस्ट जितनी है वो आपके पास होनी चाहिए। ड्राफ्ट ऑफ फाइनल अकाउंट की कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए। फिर उसके बाद टोटल एंड बैलेंस ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट अकाउंट, मीन्स हर अकाउंट का टोटल और बैलेंस आपके पास में होना चाहिए। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय इंटरप्राइज, मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे हैं उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद बैड डेबिट से रिलेटेड जितने भी कंडीशन है उससे रिलेटेड पेपर की कॉपीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन, जैसे मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ों की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। किससे पहले, जब भी आप ऑडिट का वर्क शुरू करते हैं उससे पहले। प्लस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी लिस्ट है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उसकी पूरी आपकी कंडीशन आपके पास में होनी चाहिए। फिर प्राइमरी और क्लोजिंग, जो ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टॉक है उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी कॉपी है वो सारी कॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए। मीन्स इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बचता जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड की जाती है। मीन्स आप एक कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास में
इंक्लूड करके रखते हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आप ही के हाथ में रहे, किसी गलत हाथ में ना आ जाए। इसका हमको क्या करना पड़ता है, सही तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए ऑडिट वर्किंग पेपर कौन कौन से होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव, इन सारे पेपर को कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम क्या कर सकें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंडीशन को सही तरीके से समझ सकें। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट का जो अपना प्रोसेस है वो सही तरीके से शुरू कर सकें। इससे क्या होगा, जो भी ऑडिट होगा वो किस तरीके से होगा, एफिशिएंट तरीके से होगा और कहीं पे कोई गलती नहीं होगी। मीन्स सारे पेपर है, सारी चीज़ें हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर सही तरीके से ऑडिट का काम कर सकते हो। प्लस इसके थ्रू क्या होगा, आप सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, सही तरीके से समझ पाएंगे कितने वर्कर हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, उसके अकॉर्डिंग सैलरी, वेजेस, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर सही कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद ये क्या होगा, आपके वर्क को इजी बनाएगा और आप सही तरीके से अपने वर्क को कर पाएंगे। और जो डिस्प्यूट ऑफ वेरियस पार्टी हैं वो भी आप सही तरीके से समझ जाएंगे। और आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टेटरी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप उसकी एग्जैक्ट कंडीशन को प्रॉपर सही तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, जो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, जिससे आपका वर्क सही तरीके से हो और आप ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से समझें और समझ के ऑडिट की सही टेक्निक उसमें क्या करें, अप्लाई करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर कलेक्ट करके रखते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं कि सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा होता है ऑडिटर को। मीन्स ऑडिटर के पास सारी चीज़ें रहती हैं, सारे मैटर मिल जाते हैं, जिससे वो आसानी से क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, इंस्पेक्शन करता है, इंक्वायरी कर सकता है, कंफर्मेशन कर सकता है कि आपके ये सारे पेपर लीगल हैं कि नहीं, आप सही तरीके से काम करते हैं कि नहीं, और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी सही तरीके से एग्ज़ामिन करने में मदद मिलती हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट के प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल होती हैं। फिर आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, हर साल आपको ये रिकॉर्ड कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, जो दूसरे ऑडिटर आते हैं या आपके अंडर में जो ऑडिटर रहते हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने में भी आपको इससे क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट हैं, जो आपके वर्क को क्या करते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, आपको बेटर एडवाइस मिलता है। ठीक है, और अपने क्लाइंट को भी, मीन्स जो कंपनी का ओनर है उसको भी आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बेटर एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन की कंडीशन की पता है, कैपिटल की कंडीशन पता है और दूसरी सारी कंडीशंस के बारे में पता है। तो इसमें कहीं पे भी कुछ आपको लगता है कि चेंजेस हो सकता है और इससे आपके क्लाइंट का भला हो सकता है, तो आप उसको भी सही बेनिफिट इन सारी चीज़ों के थ्रू आसानी से दिला सकते हो। तो ये इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर। अब ये वर्किंग पेपर है, ठीक है। अब वर्किंग पेपर का मेन ओनर कौन कौन है, अगर आप देखेंगे तो ये सारे पेपर किससे रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है। मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, ठीक है, या उसके अंडर में जितने एम्प्लॉय या वर्कर काम करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, मशीन या टेक्निक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हर एक चीज़, देनदार लेनदार का जो लिस्ट है, बैलेंस शीट का जो पूरा डिटेल है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ किससे रिलेट करती हैं, कंपनी से रिलेट करती हैं। इसलिए मेनली इस पेपर पे टोटली हक किसका होना चाहिए, कंपनी के ओनर का होना चाहिए, और होता भी कंपनी के ओनर का ही पूरा हक है। लेकिन ये जो कॉपीज़ किसको दी जाती हैं, ऑडिटर को दी जाती हैं, ठीक है। तो ऑडिटर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये सारी चीज़ें मैंने क्यों कलेक्ट की हैं, अपने जो भी वर्क को है उसको सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने इसको अपने काम के लिए सारी चीज़ें कलेक्ट करी हैं।
तो ये जितनी कॉपीज़ हैं कंपनी से रिलेटेड जितने भी पेपर की कॉपीज़ हैं वो किसके पास होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। अगर ऑडिटर के पास नहीं होगी तो वो अगर किसी तरह का केस हो जाएगा तो वो अब एज अ प्रूफ क्या चीज़ प्रेजेंट करेगा, तब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऑडिटर के अकॉर्डिंग वो उसके हाथ में रहनी चाहिए, और जो ओनर है उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर उसका गलत यूज़ कर सकता है। तो ये सारे पेपर किसके हाथ में होने चाहिए, कंपनी के ओनर के हाथ में होने चाहिए। तो इस पे कई केस भी हुए हैं, और एक केस में ये डिसीजन दिया गया कि हालांकि सारे जो पेपर हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ओनर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी जो ऑडिटर है उसने अपने काम के लिए ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, इसलिए इस पे अधिकार किस पे होगा, किसका होगा, ऑडिटर का। मीन्स जो उन सारे पेपर्स की कॉपीज़ ऑडिटर अपने काम के लिए अपने पास रखता है वो हमेशा के लिए किसकी रहेगी, ऑडिटर की ही रहेगी, उसे कंपनी फिर वापस नहीं ले सकता है। ठीक है, तो जितने भी वर्किंग पेपर रहते हैं वो उस पे मेन हक जो है वो किसका रहता है, जो कंपनी जिस कंपनी में ऑडिट आपने किया है उस कंपनी के से रिलेटेड ऑडिटर के पास ही ये सारी चीज़ें रखनी रहेगी, जिससे कि जब भी उसे ज़रूरत पड़े वो क्या कर सकेगा, इन पेपर्स का अपने बचाव में यूज़ कर सकेगा कि उसने सही तरीके से काम किया है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका ऑडिट वर्किंग पेपर। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन से वर्किंग पेपर्स की फ़ोटोकॉपी रह सकती है और किन की ओनरशिप किसके हाथ में रहेगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर। मीन्स जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ऑडिट का प्रोसीजर, ये कैसे कंप्लीट होता है। ऑडिट का प्रोसीजर जनरली कंप्लीट होता है किसके थ्रू, एक एक पॉइंट वाइज सारे बुक्स को चेक करने से। ठीक है, अब इसमें जो मेन है सबसे ज़रूरी चीज़ वो क्या होती है, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट टिक मार्क। मीन्स सबसे पहला जो स्टेप है उसमें ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरह के टिक मार्क यूज़ करने पड़ते हैं। यानी हर चीज़ क्या, हर जो टिक मार्क है अलग तरीके की रहेगी और हर एक चीज़ क्या करेगी, अलग आंसर को मेंशन करेगी, जिससे कि जैसे ही आप पर्टिकुलर उस टिक मार्क को देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर इस तरह का टिक मार्क मैंने किस लिए लगाया था। फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है अलग अलग तरह के टिक मार्क, तो आप किसी को ट्रायल बैलेंस में यूज़ करेंगे, किसी को अलग अलग अकाउंट बुक्स में अलग अलग निशान यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि पर्टिकुलर किस कंडीशन के लिए आपने इस तरह के टिक मार्क का क्या किया है, यूज़ किया है। इस टिक मार्क को यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि जैसे ही आपको टिक मार्क देखते हैं समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल सही है, या इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, या इसे मुझे दोबारा चेक करना है। इस तरह से अलग अलग टिक मार्क का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, या टिक मार्क को यूज़ करने में क्या प्रिकॉशन रखना है, कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी टिक मार्क है वो किसके पास तक होना चाहिए, ऑडिटर के पास तक होना चाहिए। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कभी भी कंपनी तक नहीं जानी चाहिए या कंपनी के किसी एम्प्लॉय तक नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो वो क्या होगा, उसका गलत यूज़ करेंगे, या फिर उस जो भी आपने टिक मार्क किया उसको चेंज कर दें या कुछ कर दें। वैसे ही अगर आप कंटिन्यूएशन में पेंसिल यूज़ करते हैं तो पेंसिल का कलर चेंज करते जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कलर आप चूज़ करते हैं उसको भी ध्यान में रखें कि पर्टिकुलर किस काम के लिए किस कलर की पेंसिल हमने यूज़ की है, या फिर किस तरह का टिक मार्क हमने किया है। हर एक चीज़ को अगर आप ध्यान में रखकर सही तरीके से मार्किंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो आपका वर्क क्या होगा, कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं आएगा और आप सही तरीके से अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर इसमें और भी क्या फ़ायदे होते हैं, इससे जो भी आपका कहना चाहिए गलती होती है आप उसे तुरंत पकड़ सकते हैं और उसको प्रॉपर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और फिर उसे अपने नोटबुक में
क्लियरली लिख सकते हैं और फिर बाद में जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो इन सारे चीज़ों को फिर से उसमें सही तरीके से मेंशन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका रूटीन चेकिंग। इसमें जो ऑडिट प्रोसीजर होता है, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, आपका पहला ऑप्शन क्या था, टिक मार्क करना। मीन्स रैंडमली चेक करते जाना और उसमें टिक मार्क किस तरीके का कहाँ पे क्या टिक मार्क होगा ये डिसीजन ले लेना। जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं तो आपका रूटीन चेकिंग क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। रूटीन चेकिंग मीन्स क्या होता है, इसमें आप हर एक अकाउंट्स की बुक का रूटीन चेकिंग करते हैं, कोई भी अकाउंट्स बुक नहीं छोड़ते हैं। हर एक जनरल एंट्री को चेक करते हैं, हर एक अकाउंट्स को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हर एक चीज़ को पूरी तरह से चेक करते हैं। अब रूटीन चेकिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, रूटीन चेकिंग से आप डीपली हर एक चीज़ को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कोई भी अकाउंट बुक चेक होने से छूटती नहीं है। आप सारी एंट्रीज़ को चेक करते हैं, खासकर जनरल एंट्री को चेक करते हैं, क्योंकि जिसमें गलती छुपाना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर जनरल एंट्री की सारी एंट्री अगर आप चेक करें, प्लस हर एक बिल को आप मिलाएं, वाउचर को उससे कंपेयर करें, तो आप आसानी से जो भी फ्रॉड है या न्यूमेरिकल जो गलतियां हैं उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद इतनी डीपली चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो हर कोई क्या करता है, ऊपर ऊपर से चेक करता है, तो जितनी भी मेन गलतियां हैं वो पकड़ में नहीं आती। तो ये सब क्या है, रूटीन चेकिंग की थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से चेक करें तो हमको क्या मिलता है, रूटीन चेकिंग से सबसे सही तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। वो सारा बेनिफिट मिलता है जो हमको ऑडिट के समय सही रिज़ल्ट या सही रिपोर्ट बनाने के लिए सारी चीज़ों को करना, लेकिन हम इसको प्रॉपर वे पे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। खासकर कंटिन्यूएशन में बुक की एक एक एंट्री को चेक करना और उसको वाउचर से कंपेयर करना थोड़ा जनरली मुश्किल काम होता है। सेकंड मेथड होता है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में हम क्या करते हैं, जो भी आपका ऑडिट का कंडीशन है उसमें हम रूटीन में हर एक बुक को चेक नहीं करते। उसमें क्या करते हैं, हम रेंडमली कोई एक बुक उठाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हम पहले से नहीं देते, यानी तुरंत आते हैं, अचानक हम बोलते हैं हमको ये बुक चाहिए, उसको उठाते हैं और उस एक बुक को पूरा चेक करते हैं और उसके बेस पे फिर डिसाइड कर लेते हैं कि बाकी की बुक भी सही होंगी या बाकी की बुक भी क्या होंगी, गलत होंगी। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। इसमें पूरी अकाउंट बुक्स को चेक नहीं किया जाता, पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया रैंडमली एक या दो अकाउंट्स बुक को उठाया जाता है और जिसमें मेन एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक मेन है तो कैश बुक को बस उठाते हैं, बाकी को नहीं उठाते। कहीं पे परचेज और सेल का काम ज़्यादा होता है तो परचेज और सेल का बुक उठाते हैं, बाकी बुक को नहीं उठाते। तो इससे क्या होता है, जो मेन बुक्स हैं उनको चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कि बाकी की सारी बुक्स भी क्या होंगी, सही होंगी। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चेकिंग। मीन्स ये रूटीन टेस्ट के जस्ट अपोजिट होती है। रूटीन चेकिंग में हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को अलग अलग चेक करते हैं, पूरा पूरा चेक करते हैं, जबकि जो टेस्ट चेकिंग है उसमें हम क्या करते हैं, उसको रैंडमली चूज़ करके एक दो अकाउंट्स की बुक को चेक करते हैं और उसके बेस पे डिसाइड कर लेते हैं कि हम बाकी सारी बुक्स क्या हैं, सही हैं। तो इसमें भी लेकिन ऑडिटर ध्यान रखता है कि कौन से पर्टिकुलर बुक्स को चेक करना है। मीन्स साल के शुरू की बुक को खासकर वो चेक करता है, साल के एंड की बुक को खासकर वो चेक करता है और बीच की एक दो बुक उठा के वो क्या करता है, अलग अलग तरीके से चेक करता है, जिससे कि कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो तो वो उसको क्या करता है, आसानी से ढूंढ सकता है। फिर नेक्स्ट होता है ऑडिट इन डेप्थ। डेप्थ मीन्स बिल्कुल घुस के उसको प्रॉपर सही तरीके से चेक करना, एक एक एंट्री, एक एक वाउचर, हर एक चीज़ को चेक करना। जैसे कि मैंने वो बताया रूटीन चेकिंग ही जब पॉसिबल नहीं है तो डेप्थ चेकिंग जनरली क्या होती है, ये भी इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये किसके थ्रू हो सकता है, कंपनी के खुद जो ओनर होता है उस वो अगर कराना चाहे तो इस तरह का डेप्थ में
क्या हो सकता है, ऑडिट का प्रोसेस हो सकता है। खासकर जब ये बात होती है कि उसे कंपनी बेचनी है या उसका अमालगमेशन कराना है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस तरह की डेप्थ ऑडिट के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि हर एक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से बाहर आ सके और कहीं पे कोई गलती होने के चांसेस ना रहें। तो ये टोटली आपका क्या है, ऑडिटिंग प्रोसीजर या आप कह सकते हैं ऑडिटिंग प्रोसेस, जो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, एक ऑडिटर कंप्लीट करता है। और जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में फिर वो क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाने का कंडीशन अप्लाई करना शुरू करता है, जिसके बारे में इस लेसन में नहीं बताया है। नेक्स्ट लेसन में हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में ऑडिटर कैसे करता है। थैंक यू।